विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे और क्रिया के कितने भेद हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब आपके क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, पुरुष और वचन से परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है। क्रियाओं का निर्माण धातुओं से होता है और धातु की अगर बात करें तो क्रिया का जो मूल होता है उसे धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल होता है, क्रिया का मूल क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल क्या है? धातु। और अगर बात करें तो धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं, धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है, ठीक है, उसमें जो ना लगा हुआ है वो उसके पहले का जो अंश है, जैसे ये पढ़ना है, इसमें ना के बाद ये ना लगने से ही ये क्रिया हुआ है और जो पढ़ शब्द है वो आपका धातु है। धातु के भेद कितने हैं इसकी बात करें अगर, तो धातु मुख्य रूप से उसके दो भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातुएं स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, या किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, ये सब आपका मूल धातुएं हैं। ठीक है। और यौगिक धातुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है? यौगिक धातुएं जो है उसमें शब्दों के प्रत्यय के योग से जो है बनती हैं। अगर बात करें यौगिक धातु की रचना की तो यौगिक धातुओं की रचना धातु में प्रत्यय लगाने से, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, धातु में प्रत्यय लगाने से आकर्मक से साकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है या क्रियाएं बनती हैं। ठीक है, क्रियाओं का निर्माण होता है। ठीक। और अगर बात करें तो यौगिक धातुओं की रचना के संबंध में तो कई धातुओं को संयुक्त करने, ठीक है, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है। किसका निर्माण होता है? संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। ठीक। उसके बाद संज्ञा और सर्वनाम, माफ कीजिएगा, संज्ञा और विशेषण से नाम धातु का निर्माण होता है। ठीक है, नाम धातु का निर्माण होता है। ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं और नाम धातु क्या है इसकी चर्चा अब आगे हम करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक धातु की अगर बात करें तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना। ठीक है। लिखना ये क्रिया है का मूल रूप है। उसके बाद ये द्वितीय प्रेरणार्थक है लिखाना और तीसरा प्रेरणार्थक क्या है? लिखवाना। इस तरीके से, ठीक, प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप होते हैं। ठीक, ये जिसे द्वितीय प्रेरणार्थक और तृतीय प्रेरणार्थक कहा जाता है। अब अगर हम बात करें नाम धातु की तो मैंने आपको बताया कि संज्ञा या विशेषण में, ठीक है ना, ये बनती हैं, संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। अगर संज्ञा की बात करें तो हाथ से बनती है नाम धातु हथियाना। ठीक है। लात से लतियाना। ठीक। उसके बाद अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण से जैसे चिकना शब्द विशेषण है, चिकना तो चिकनाना। ठीक है। गर्म शब्द विशेषण है तो गरमाना। ठीक, ये आपका जो है नाम धातु कहलाता है। अब हम बात करेंगे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों की। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और आकर्मक। सकर्मक और आकर्मक क्रियाएं क्या हैं इसको देखते हैं हम लोग। सकर्मक क्रियाएं वो हैं जिनमें उनके साथ
कर्म होता है, ठीक है। जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो तो वो सकर्मक कहलाता है, और जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म ना हो तो वहाँ वो अकर्मक कहलाता है, ठीक। सकर्मक और अकर्मक की जो पहचान है वो दो प्रश्न लगाने से, दो प्रकार के प्रश्नों को लगाने से ही ये स्पष्ट हो जाता है, जिसमें कि किसे और क्या, ये प्रश्न लगा करके अगर हम किसी भी वाक्य में प्रश्न करते हैं तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे किसे मारा, किसे मारा, ठीक। तो ये इसका उत्तर होगा, किसी का नाम रख देते हैं किशोर को, किशोर को मारा, ठीक है। तो ये आपका जो है सकर्मक क्रिया है, ठीक। और उसके बाद क्या क्या एक प्रश्न है जिसे लगाने से ही स्पष्ट हो जाता है कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक, ठीक है। क्या खाया, आम खाया, फल खाया, खाना खाया, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए केवल दो प्रश्नों का प्रयोग करके जब वाक्य में हम सवाल करते हैं, उस वाक्य से संबंधित, उस वाक्य पे आधारित अगर उत्तर में हमें जो है कुछ मिलता है तब हम ये मान लेते हैं कि क्रिया सकर्मक है और अन्यथा अकर्मक है। कभी कभी कुछ लोग जो है अन्य कारकों को भी जो है ये मान लेते हैं कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। उदाहरण मैं आपको बता दूँ, जैसे चिड़िया, चिड़िया आकाश में उड़ती है, आकाश में उड़ती है। कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो आकाश है वो कर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। आकाश में आपका जो है अधिकरण कारक है, ठीक है ना, क्योंकि में चिन्ह किसका है, अधिकरण का। तो इस तरीके से हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जहाँ पर कर्म कारक होगा वही सकर्मक होगा, अन्यथा अकर्मक होता है, ठीक है। परिभाषाओं की अगर एक बार फिर से बात करें सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म हो, जिसके साथ कर्म को या कर्म की संभावना हो। और अकर्मक क्रिया है ना, किसे कहते हैं, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पे हो उसे अकर्मक कहते हैं। चलिए एक एक उदाहरण मैं आपको सकर्मक और अकर्मक का बता देता हूँ, ठीक है। राम घर जाता है, ठीक है, ये आपका सकर्मक का उदाहरण है। और दूसरा है राम जाता है, ठीक है, ये अकर्मक है, ठीक है। इस तरीके से सकर्मक और अकर्मक होता है। उसके बाद बात करें अगर, कभी कभी अकर्मक क्रिया को सकर्मक भी बनाया जाता है, ठीक है। और उसमें अकर्मक को सकर्मक बनाने के लिए, जैसे मैंने यौगिक धातुओं के निर्माण में ही बताया था कि कभी कभी जो है क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर अकर्मक से सकर्मक बनाया जाता है। उसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, उसका उदाहरण है ये, उसका सिर खुजलाता है, खुजलाता है, ठीक है। ये आपका जो है अकर्मक का उदाहरण है। इसे अगर सकर्मक में बनाना है तो वह अपना सिर, ठीक है ना, वह अपना सिर खुजलाता है, अपना सिर खुजलाता है, ठीक है। ये आपका जो है सकर्मक हो गया। इसी तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। मैं घड़ा भरता हूँ, ये जो है सकर्मक हो जाएगा। अब बात करें अगर द्विकर्मक क्रिया की, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली और कुछ क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं, ठीक है। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, यहाँ पर एक ही कर्म है, ठीक है। और अगर बात करें कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं लड़के को वेद क्या व्याकरण कर देते हैं, व्याकरण पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कर्म कारक है और ये भी कर्म कारक है, दोनों। मैं लड़के को व्याकरण पढ़ाता हूँ, तो ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि कभी कभी द्विकर्मक क्रियाओं में एक क्रिया सकर्मक होती है और दूसरी अकर्मक भी हो सकती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया की। तो जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करें अगर संयुक्त क्रियाओं के भेदों की, तो अर्थ के अनुसार, किसके अनुसार, अर्थ के अनुसार
अनुसार संयुक्त क्रियाओं की संख्या जो है संयुक्त क्रियाओं की संख्या 11 है। ठीक है, कितनी है? 11 है। अब हम बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया की। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्ति हो जाए, उसी क्षण जो है दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तो वहाँ पे जो है पहली क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ध्यान देने वाली बात है कि जब कर्ता एक कार्य को पूर्ण करके तुरंत बाद दूसरी क्रिया में लिप्त हो जाए या संलिप्त हो जाए, तो जो पहली क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? पहली क्रिया होती है वो आपकी जो है पूर्वकालिक क्रिया होती है। उदाहरण, उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। ठीक, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? नहाकर। ठीक, ये तो रहा आपका जो है क्रिया, वो भी पूर्वकालिक। ठीक है, अब बात करेंगे क्रियार्थक संज्ञा की। ठीक है, जब क्रिया संज्ञा की तरह, ठीक है, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये उदाहरण अगर आ जाए कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा है। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, तो ये हमारा जो है क्रियार्थक संज्ञा रहा। नाम बोधक क्रिया की बात करें अगर, तो संज्ञा अथवा विशेषण, ठीक है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, ठीक है, वह नाम बोधक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे संज्ञा क्रिया की बात करें तो भस्म करना, विशेषण क्रिया की बात करें तो दुखी होना, निराश होना, ये आपके जो है नाम बोधक क्रिया के उदाहरण हैं। इसके साथ ही क्रिया से संबंधित अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग वाच्य और वाच्य प्रयोग के संदर्भ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।